नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। ये देश नतीजा चाहता था, दुश्मन के घर में मातम देखना चाहता था, पाकिस्तान के गांव-गांव और कस्बों में पहुंचते ताबूत देखना चाहता था, अमन और चैन के दुश्मनों के घर में आग लगते देखना चाहता था, मिसाइल से तबाही देखना चाहता था, अपनी धरती पर नहीं दुश्मन की धरती पर एक्शन और रिएक्शन देखना चाहता था, आसमानों से आग बरसते देखना चाहता था, निहत्थे हिंदुओं पर कायराना हमले का जवाब मांगना चाहता था, पाकिस्तान की गली गली में रक्स से बिस्मिल देखना चाहता था, मोहरों को मुहर्रम नहीं आतंकियों का मातम देखना चाहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने आखिरकार ये कर दिखाया। भारत के बच्चे बच्चे के आक्रोश का माकूल जवाब दे दिया। पहलगाम में खुशियां मना रहे निहत्थे हिंदू पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर मारने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:30 से 2 बजे के बीच सरहद के उस पार भारत की 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। करीब 100 आतंकी मारे गए, सैकड़ों घायल भी हो गए। भारत ने दिखा दिया कि अब आतंकी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकी रहनुमाओं को उन्हीं की शैली में जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम निर्दोष को नहीं आतंकियों को मारेंगे। इसीलिए भारत की सेनाओं ने सिविलियन को नहीं बल्कि आतंकियों को मारा है। भारत को सबसे बड़ा घाव देने वाला आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य भी मारे गए हैं। उसकी पत्नी, उसके भाई, उसके बेटे सहित कई लोगों को भारत ने मार गिराया। खुद जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने स्वीकारा है कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई भारत ने छेड़ दी है और यह लड़ाई अब कब तक चलेगी कहना मुश्किल। इस लड़ाई पर हम विमर्श करेंगे विशेषज्ञों के साथ। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का सरेंडर भी देखने को मिल गया है और ये आप तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हमलों की है, अटैक की है। भारत का ये जो बड़ा एक्शन है, रात 1:30 से 2 बजे के बीच में पाकिस्तान के ऊपर भारत का जो स्ट्राइक देखने को मिला उससे पाकिस्तान बौखला चुका है। भारत में जश्न का माहौल है उसके बाद, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक लगातार बयान भी सामने आए कि कैसे ये कहा गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से कि ये युद्ध को उनके ऊपर थोपा गया। और चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से दिनेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कुलदीप राणा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल आबिर चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी के साथ ऋषि दीक्षित रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही पन्नालाल जो पूर्व सैनिक है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल जुड़े हुए हैं। आबिर चौधरी जी, सीधा आप ही के पास में आना चाह रही हूं। देखिए, ये भारत का एक्शन जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल है, असहज पाकिस्तानी सेना पॉलिटिशियंस हो रहे हैं, साथ ही भारत में जश्न का माहौल है। ऐसे में उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो हमने देखा कि उसमें 2 महिलाएं शामिल थी। हर एक चीज को लेकर संदेश दिया जा रहा है, हर एक चीज को लेकर संकेत दिया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो पूरे जितने भी आतंकी हमले भारत के ऊपर हुए हैं, चाहे वो संसद का अटैक हो, जिस तरह से मुंबई में हमला किया गया था उसके बारे में तमाम चीजों को बताया गया। फिर उसके बाद जिन 9 जगहों पर भारत ने एक्शन लिया है, टारगेट कर कर जहां पर हमले किए हैं उनके बारे में बताया गया, हर एक चीज बताई गई है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो भी अभी तक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर भारत के इस एक्शन के बाद, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? पाकिस्तान का एजेंडा जो है टेररिज्म का, वो बहुत लंबा और बहुत पुराना है और इसके परिप्रेक्ष्य में ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने लगाम कभी लगाया नहीं है। इस छद्म युद्ध, द सीक्रेट वॉर, द कोवर्ट वॉरफेयर, यही इनका तरीका रहा है। चाहे आप 1948 वाला भी ले ले, तब भी उन्होंने घुसपैठिया घुसाए थे। इनका बेसिक स्ट्रैटेजी सामने सामने की लड़ाई के बजाय छद्म युद्ध या टेररिस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इसी पे रहा है। दैट इज पार्ट ऑफ देयर बेसिक टैक्टिक्स, जबकि हमारा कभी भी ऐसा नहीं रहा है। और लेटेस्ट जो हुआ है, आप जानते हैं, जो पहलगाम वाला है, बिना इसमें एब्सोल्युटली कंप्लाइसिटी जो है, पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है और सभी जगह पे कंफर्म करने के बाद में, उसीलिए इंडिया ने एक टैक्टिकल पॉज लिया
और इमीडिएट रिएक्शन इसका नहीं दिया। इसके बाद में ज्ञात हो कि सारे जो फॉरवर्ड एरियाज होते हैं, इंडियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स का जो टारगेट्स हैं वो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं बहुत सारे, और पोटेंशियल टारगेट्स, और उसके बाद में कंफर्मेशन जब आता है उसके मुताबिक ये सारे चीजें हमारे मिसाइल सिस्टम्स के में फीड किया करी होती हैं, उसमें माइनर करेक्शन जरूरत के मुताबिक लिया जाता है, वो करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ऐसा ही रहा होगा, और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन जो प्रधानमंत्री इस देश के लेते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इन चीजों के लिए, सेना के प्रमुखों के साथ में मिलते हुए इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जो किया गया है बहुत परफेक्टली किया गया है। ये जो टारगेट्स हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि इसमें से कुछ एक टारगेट जो हम जब फॉरवर्ड में पीरियोडिकली एवरी 3 months to 6 months में रिवाइज करते रहते हैं हम ये, उस समय भी इसमें 2 टारगेट ऐसे हैं जो तब, आज से मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब भी इसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक 3-4 टारगेट तब भी आइडेंटिफाई हुआ करते थे, और उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू द करंट इंटेलिजेंस इनपुट अवेलेबल, उसको रिवाइज करते रहते हैं। आगे मैं आपको बात बढ़ाने का मौका दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अबीर जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया है, और लगातार क्योंकि ये जो भारत की तरफ से एक्शन लिया गया है, इसने बता दिया है कि अगर भारत की आत्मा को अगर आप चोट पहुंचाओगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। ये जो एक्शन लिया गया है, क्योंकि आज तो इंतजार था भारत के लोगों को मॉकड्रिल होने का, 244 जगह चिन्हित की गई थी जहां पर मॉकड्रिल होना थी, सायरन बजते ही क्या करना है, तमाम चीजें बताई जानी थी, लेकिन लोगों की आंखें जैसे ही खुली हैं। भारत में तो जश्न का माहौल है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। मैं अबीर जी आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ ऋषि जी भी लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ऋषि जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए भारत का ये जो एक्शन है, इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अब साफ तौर पर जो भी चीजें ब्रीफ की गई हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, इसमें हर एक चीज के बारे में बताया गया है कि किन 9 आतंकी ठिकानों पर जिन पर हमले किए गए हैं, जिनको टारगेट बनाया गया है, क्यों इनको टारगेट बनाया गया है। इन तमाम 9 जो दहशतगर्दियों के अड्डे थे, यहीं से आतंकी साजिशें जो हैं वो रची जाती थी। लेकिन इसको लेकर के मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए इस पूरी पीसी में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये कार्रवाई यहीं रुक जाएगी, यानी कि आगे इस तरह की और भी कार्रवाई सिचुएशन के हिसाब से हो सकती है। देखिए रिश्का जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई होनी ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन जिस बड़े लेवल पे इसको फुल प्रूफ और पिन पॉइंट बनाना था, उसके लिए जितना समय जिस किसी को एजेंसी को चाहिए था, उसमें फ्री हैंड था, पूरी सलाह के साथ में, पूरी समझदारी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में, वर्ल्ड कम्युनिटी को बताते हुए, देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को बताते हुए, देश की जनता को बताते हुए, सब चीजें हमेशा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी गई, और ये कहा गया कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, हमें छेड़ा गया है तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस पर विश्वास करने की बात थी, और लोगों को लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने पुलवामा में 13वीं मना ली थी, 13 दिन पे हो गया था, अभी 15 दिन पे है। तो जैसा जैसा ये वाइड और बड़ा हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, और जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, उतना उनको रिडिफाइन करके अलाइन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिससे कि हमारा मिशन सही सटीक निशाने पे और जो हमने सोचा है उसी पे जाए। और ये बहुत क्लियर कर दिया गया था कि हम आतंकवादियों के द्वारा किए गए इस घृणित कार्य को, जो कि हम 1947 से ऑनवर्ड अभी तक सहते चले आ रहे हैं, तो अब ये नॉनसेंस सहने का समय नहीं है, और जवाब उनका उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। तो एक कहानी ये समझ में आई थी कि ये अटैक जो है एक वार के रूप में होगा, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, और पीसी में बहुत क्लियरली बताया गया, हर चीज कहीं छुपाया नहीं गया, और क्लियर किया गया कि हमारे चिन्हित टारगेट वही थे जो टेररिज्म की नर्सरी जहां पे पनपती थी, और जो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर थे, और उसको इंश्योर किया गया था कि जो बड़े बड़े इनके आका हैं, जो जिनकी लाइन पे, जिनके डिक्टेट पे सारी कार्रवाइयां होती हैं, जिसमें कि आईएसआई जो पाकिस्तानी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और वहां के चीफ जनरल मुनीर का जो पीछे का भाषण रहा है, इसका बड़ा ताल्लुका था। अब कहने का मतलब है कि आप अपने सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए, एक तो कोई कंट्री चुनता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, कि अपनी जनता की अच्छे से देखभाल करता है, ट्रेड बढ़ाता है, और अच्छा ऐसे काम करता है कि जहां से फलता फूलता है।
इसको शुरू से ही विरासत में ऐसा कुछ मिला है, और ये लाशों के ढेर पर तो खुद जमा हुआ बैठा है। 48 में 47 में इसने यही काम किया है, तो इसके अंदर ये खून लग गया था। तो उसको ये पाकिस्तान का मुद्दा जो है एक उसकी संजीवनी बूटी के तौर पे यूज करता था। और अभी समझता है जो और सारे कंट्रीज थे, बड़े कंट्रीज थे, जब तक उनको आतंकवाद का बर्ट नहीं लगा था, जब तक वो तिलमिलाए नहीं थे, उनकी उंगली नहीं जली थी, तब तक वो पाकिस्तान को बेस बना करके इन आतंकवादियों को वो पल्लवित पोषित और उनको फाइनेंस किया करते थे दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बड़े बड़े देशों को, अमेरिका भी उससे छूता नहीं रहा है, इंग्लैंड भी छूता, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ जो टेररिज्म के बर्ट को नहीं झेला हो। तो सबको समझ में आ गया। और एक सर से इस पहलगाम जैसी घटना को, ये एक विचित्र की घटना हुई है, यहाँ पे आप पूरे परिवार के साथ जाते हैं, जाने के बाद में आपको जो मेल मेंबर्स हैं उनको धार्मिक पैमाने के मुताबिक निकाला जाता है, बाहर से पहचान की जाती है, और उन फैमिली मेंबर्स के सामने उनको ब्रूटली किल्ड किया जाता है। छोटे बच्चे भी सामने होते हैं, और लेडीज हैं, किसी का भाई है, किसी का जो है पति है, किसी का बेटा है। तो ये समझने की बात है कि किस तरह से उन्होंने ये दंश दिया है कि जिंदगी भर जिस समाज में वो ऐसे लोग रहेंगे, और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक ये ड्रामा कभी जाने वाला नहीं है, ये कहानियां हमेशा रिपीट होती रहेंगी। तो ऐसे दंड की सजा, ऐसे पाप की सजा मिलना ही था। और इंडिया ने बहुत ट्रांसपेरेंटली जहां तक अपनी इन हाउस तैयारियां की, तीनों सेनाओं के साथ बैठ करके, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में बैठ करके, मीटिंग्स करके, सबको बता करके ये इंश्योर किया कि भाई देखिए गलत है, और सबने इस चीज को माना। जो गवर्नमेंट के विरोधी खेमे थे उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो हद हो गई, इसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और हम पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ में हैं। बिल्कुल ऋषि जी, विपक्ष का सपोर्ट भी ऐसे में सरकार को मिला है, अन्य देशों का सपोर्ट भी मिला है, और अभी तक भी कोई ऐसा देश नहीं देखा गया, चीन और तुर्की इन लोगों को छोड़ दे तो, कि जिसने भारत की इस कार्रवाई का सपोर्ट ना किया हो। तो सपोर्ट तो मिला है, और मजहब के नाम पर जो मारा गया था, जो बांटा गया था, धर्म बताकर ही जवाब भी उनका आज दिया गया है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए भारत की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमने देखा कि महिलाएं भी शामिल थी, जैसे कि मैं पहले कह रही हूं, पहले ऑपरेशन सिंदूर, जिसके नाम में ही एक संकेत है, एक संदेश है, उसके बाद महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल करना, हर एक चीज प्लान थी, हर एक चीज से संदेश दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है। जब भारत सरकार से ये सवाल पूछे जा रहे थे, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, तब ये तमाम चीजें प्लान हो रही थी। और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने देखा इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी थी, हर एक चीज को बताया गया कि क्यों इन 9 जगहों को चिन्हित किया गया, क्योंकि हमने पाकिस्तानी आवाम पर हमला नहीं किया, हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया, हमने उन 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था जहां से ये आतंकी साजिशें रची जाती थी। ऐसे में मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी समझ है सर, कि इतनी ट्रांसपेरेंसी आज तक किसी ने भी रखी होगी, जो वर्ल्ड ओपिनियन के लिहाज से जरूरी भी है। देखिए ऋषिका, भारत यूं ही बड़ा देश नहीं है। ये बड़ा देश इसलिए है क्योंकि इसकी सोच बहुत बड़ी है। हमने कभी अपने दुश्मन राष्ट्रों की, वहां की जनता को कभी अपने टारगेट पे नहीं रखा। भारत के टारगेट में दुश्मन राष्ट्रों की पॉलिसीज थी, उनकी वो नीतियां रही हैं, उनके वो आतंकवादी रहे हैं, उनके वो घटनाक्रम रहे हैं जो भारत के विरुद्ध रहे हैं। आपने देखा होगा कि अनेक पाकिस्तानी भारत में आकर के अपना इलाज करवाते हैं। भारत के अनेक जो धार्मिक स्थल हैं भारत में, उन्हें पाकिस्तान के लोग आते हैं, जाते हैं। भारत ने कभी इन चीजों पर रोक नहीं लगाई। उसके मुकाबले अगर हम देखें तो भारत से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते होंगे, या तमाम सारी चीजें, अन्य बातें। ठीक है, तो ये भारत बड़ा इसलिए है क्योंकि भारतीयों की सोच और भारत की सोच बड़ी है। ठीक, दूसरी चीज ये है, देखिए किसी का, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैं अभी उत्तराखंड देहरादून में हूँ। मैंने पिछले कई अनेक वर्षों से देहरादून में इंडियन आर्मी की का सबसे बड़ा हमारे यहाँ एकेडमी, जो भारतीय सेना के अधिकारियों को तैयार करती है, मैं लगभग 18 साल से मैंने इनको कवर किया है। मैंने देखा है कि भारतीय सेना के जवान अधिकारी कैसे तैयार किए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग को देखा है, उनको उसको महसूस किया है। तो मैं यहाँ लैंसडाउन है, जहाँ गढ़वाल राइफल का भर्ती सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, मैंने वहां जवानों को तैयार होते हुए देखा। तो भारतीय सेना का शौर्य, उनका गौरव, उनका साहस, ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति क्या है, वो देख करके जब हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, गौरव, हम बड़े गौरव महसूस करते हैं। तो आज जब उनके शौर्य का जो परीक्षण होना था, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी भारतीय सेना के लिए जो उन्होंने किया है। ये महत्वपूर्ण है
कि किसी भी देश में सेना का मनोबल उस देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर बड़ा प्रभाव डालता है। विगत कुछ वर्षों से देखने में आया है कि भारत की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है वो इस प्रकार के आतंक की घटनाओं को लेकर के जो भारत के विरुद्ध और भारतीयों के विरुद्ध उठती रही हैं, उसको लेकर के भारत की सरकार ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए निर्णायक कदम उठाए हैं। ये एक बड़ी बात है, बड़ी एक तरीके से सफलता भारत को लेकर के है कि भारत के पास इस समय एक ऐसी सरकार है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो इन प्रकार के निर्णयों पर झुकते नहीं। बिल्कुल। निसंदेह लोकतंत्र में सवाल खड़े किए जाते हैं, सवाल होने भी चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, आप कितने धैर्य के साथ चीजों बिल्कुल। को और जो तैयार करते सवाल हैं, प्रधानमंत्री सुनते हैं नरेंद्र और उनसे मोदी से और प्रभावित पूरी नहीं सरकार होते। से कुलदीप जी किए जा रहे बिल्कुल, थे, उन बिल्कुल। तमाम सवालों का जवाब आज सरकार ने दे दिया है, पीएम मोदी ने दे दिया। हमारे साथ दिनेश जी भी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, और सर आपसे मैं यही चाहूंगी कि जो भी अभी तक हुआ है उन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या हेडलाइन आप अभी तक की देना चाहेंगे? भारत का ये जो पूरा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, जिस तरह से जो भारत की जो स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि हमने आम जनता पर हमले नहीं किए, हमने पाकिस्तानी आर्मी पर हमले नहीं किए हैं, हमने उन 9 आतंकी ठिकानों पर, उन अड्डों पर हमले किए हैं जहां से ये आतंकी साजिशें पूरी प्लान की जाती थी। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजें ब्रीफ गई तो उसमें हर एक चीज के बारे में बताया गया है कि किस आतंकी अड्डे को क्यों निशाना बनाया गया है। क्या हेडलाइन आप इसको देना चाहेंगे? जी, मुझे आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, उसकी 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते रोते हैं। जी। जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी मिलती है तप में, जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। राफेल को सैल्यूट। आज राफेल ने अपनी शक्ति, अपनी रणनीतियों और उसके साथ सेना किया, और आज दुनिया ने सिंदूर की ताकत भी देखी। मैं उस सिंदूर की बात कर रहा हूं जिसे भारतीय नारी अपने धारण करती है। दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से निहत्तों पर हमला करने का कैसा परिणाम होता है। पाकिस्तान ने जो किया, आज पूरी दुनिया ने देखा कि पूरी दुनिया साथ है उन लोगों ने। बिल्कुल दिनेश जी, आज पूरी दुनिया ने देखा कि भारत एकजुट है, और जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया है, भारत में उस चीज का जश्न भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिन लोगों की जानें इस आतंकी हमले में गई थी, उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल है। उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि हमें ऐसा लगा कि हमारे ही परिवार से किसी ने जाकर ये बदला लिया हो या हमला किया हो। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आबिर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जल्दी से एक छोटा छोटा रिएक्शन लेंगे, समय की कमी है। आबिर जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए क्योंकि अब पाकिस्तान कंगाली के कगार पर तो है ही सर, जिस तरह से हम उसकी स्थिति देख रहे हैं, तो अब वो नजरें बिछाए हुए है और अब कर्ज के लिए नजरें बिछाकर बैठा हुआ है। ऐसे में आपको लग रहा है क्या कि उसको मदद मिलेगी, कोई कर्ज, कोई पैसा मिल पाएगा? क्योंकि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी तो नहीं है। जिस चीज के लिए पाकिस्तान पैसा लेता है उस चीज में कभी खर्च ही नहीं किया गया। ऐसे में एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर कोई और मदद करेगा पाकिस्तान की? हेलो जी, मुझे बोलना है। जी आप ही से सवाल है। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ओपिनियन बिल्डिंग है और हमारा जिस किस्म की राजनीतिक पहल और जिस किस्म की का कद विश्व मंच पे है, उस हिसाब से, और ये पर्टिकुलर केस में जो पाकिस्तान एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री की तरह पेश आया है, पहले भी और रिसेंट सिचुएशंस में भी। इस स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके साथ खड़ा होने वाला कोई खास मिलेगा। जो एक आध कंट्रीज हैं जो बोल रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, कुछ दबे शब्द से बोल रहे हैं, पूरी तरह से सपोर्ट वो भी नहीं करेंगे। और खास तौर से अगर ये कुछ भी एस्केलेट होता है तो वो बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि उसका अंजाम उनको भी मालूम है। वो इस तरह से अपने ओपिनियंस को, अपने खिलाफ वर्ल्ड ओपिनियन को नहीं बिगाड़ना चाहेंगे।
पाकिस्तान का साथ देकर। तो मुझे नहीं लगता है इसके अंदर में अगर ये एस्केलेट भी होता है तो पाकिस्तान को कोई मदद मिलने वाली है, और बिना उसके वो एस्केलेट कर नहीं सकता। आज की बिल्कुल। स्थिति में इकोनॉमिकली ले लीजिए, मिलिटरीली ले लीजिए, ये एक्चुअली एक लास्ट डिच एफर्ट या आखिरी कोशिश जैसे है। ये मुनीर साहब और उनके शैतानों का है, जो सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जनता है वो भी त्रस्त है, उसका भी जो पाकिस्तान आर्मी का जो ग्रिप था जनता के ऊपर और देश के ऊपर, वो करीब पिछले 10 साल से धीरे धीरे खिसकता गया है। और अभी एक नेक्सस, एक माफिया जैसा बन चुका है, जो आर्मी और टेररिस्ट का माफिया है, जो वहां के भी जनता को कंट्रोल करती है। जनता का सपोर्ट के बिना एक वॉर एक्चुअली लड़ा नहीं जा सकता, मेरा ये मानना है। और कुलदीप जी से मैं सहमत हूँ, भारत बड़ा देश यूं ही नहीं है। भारत के बड़ा देश होने के पीछे बहुत गहरे और भारी कारण है, और उस वजह से ये संभव भी नहीं है कि हमारे जैसे पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। उनके देश में उनकी जनता बिल्कुल। और ये प्रतिक्रियाएं तो हमने पहले भी सुनी है, उनके पॉलिटिशियंस खुद ही कहते नजर आए थे कि अगर जन्नत तो मिलनी है, नरेंद्र मोदी जी जन्नत देते तो फिर क्या उसमें दिक्कत है। उनकी आवाम ये बोलती है कि सेना के साथ वो नहीं खड़ी है। इस तरह के बयान पाकिस्तान से ही सामने आए। सर, मैं लौटती हूँ, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ऋषि जी भी लगातार बने हुए हैं। ऋषि जी, पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अलार्म है, लेकिन उसके बाद भी देखिए, क्योंकि आप लोगों की माइंड रीडिंग उस तरह की होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उस तरफ क्या चल रहा होगा अभी, किस तरह का माइंडसेट पाकिस्तानी आर्मी या फिर पॉलिटिशियंस का होता होगा। हालांकि अभी तो स्थिति बहुत खराब वहां पर हो चुकी है, जिस तरह से जो एक्शन वहां पर देखा गया, क्योंकि इस बार तो पाकिस्तान कैजुअलिटी भी बता रहा है, पहले की जो स्ट्राइक थी तब तो वो कुछ बता भी नहीं रहा था। ऐसे में क्या माइंडसेट होगा वहां पर? देखिए रिश्का जी, माइंडसेट की जहां तक बात करें तो वहां पे आम आवाम से ना तो वहां के लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को लेना देना है, और ना मिलिट्री लीडर्स को कुछ लेना देना है। वो जैसे बोलते हैं ना कि उनको छोड़ दिया है यूं ही मझधार के बीच में, और अपनी अपनी जान बचाने के लिए, अपने अपने एजेंडा सेट करने के लिए वो पूरे तरीके से लगे हुए हैं। आर्मी जैसा आप लोगों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से पता चला है कि वहां के जो हेड हैं जनरल मुनीर, उनकी फैमिली ऑलरेडी वहां से शिफ्ट हो चुकी है। वहां के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में हम तो इंग्लैंड चले जाएंगे, या हम जहां बाहर विदेश में शरण मिलेगी वहां चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई इस तरह का माहौल नहीं, एक सिस्टमेटिक की एक गवर्नेंस कहीं काम कर रही हो। उनको यह नहीं दिख रहा वहां की आवाम को कि कोई उनका हाथ पकड़ने वाला है, कोई उनकी देखभाल करने वाला है। भुखमरी वहां फैली हुई है, पानी की किल्लत हो गई है जब से यहाँ से एयर स्ट्राइक हुई है, पानी की स्ट्राइक कह लीजिए उसको। तो इस तरह के जो हालात वहां पे चल रहे हैं, ट्रेड बंद हो गया है, एयर के रूट्स बंद कर दिए गए हैं, आना जाना बंद कर दिया, वीजा खत्म कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज यह हुई है कि वहां की जनता निराश है। क्यों कह रही है कि भाई हमारा तो कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो कभी इन्वॉल्व नहीं रही है। तो इंडिया का जो कल्चर है और पैटर्न है, वो एक तरह से ये कहें अगर हम, तो ये आम जनता का कल्चर है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, ये यहाँ का कल्चर है। डेमोक्रेसी यहाँ पे है, और जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार बैठी होती है, मजबूत होती है, मजबूत निर्णय लेती है वो। और जनता जब साथ में होती, पूरा देश साथ में होता है, तो एक स्वर से आवाज आती है, और तभी पॉलिटिकल विल भी स्ट्रांग होती है। और जब पॉलिटिकल विल स्ट्रांग होती है तो ऋषि जी, ठीक कहा आपने। अब देखिए, लगता नहीं ऐसा कि पाकिस्तान अब भिड़ने के बारे में सोचेगा, या फिर देखिए रिटेलिएशन को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है वो पाकिस्तान की तरफ से कैसे सामने आता है। हालांकि हमारे यहाँ भारत में जो आर्मीज है वो अलर्ट पर है, मॉक ड्रिल जो है वो स्थगित नहीं की गई है, तमाम चीजों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कुलदीप जी, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से बातचीत की जा रही है, उन्हें पहले भी बताया गया था आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऊपर से जो काउंटर एलिगेशंस है वो लगाना शुरू कर दी थी। इन तमाम चीजों को कैसे देखा जाए, क्योंकि ये तमाम आतंकी गतिविधियों के बारे में उन्हें पता था। देखिए ऋषिका, कूटनीतिक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान कभी यह बात स्वीकार नहीं कर कि उसके यहाँ आतंकी पनप रहे, लेकिन क्योंकि वो यह जानता है कि अगर इस तरह से इन बातों को स्वीकार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अलग थलग पड़ जाएगा, और आने वाले भविष्य में कोई भी राष्ट्र उसके साथ खड़ा नहीं होगा। ठीक, लेकिन वो यह भी जानता है कि इन्हीं आतंकवादी संगठनों के बल पर उसको एक बड़ी एड भी मिलती है, क्योंकि एशिया के देशों में अस्थिरता बनी रहे। यह दुनिया के शक्तिशाली देश हमेशा से इस रणनीति में रहे हैं
कि एशिया के देशों में अगर अस्थिरता बनी रहेगी तभी वो देश मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी। हमने इतिहास में देखा भी होगा अतीत में कि कई जो युद्ध हुए हैं वो एशिया के ही क्षेत्रों में हुए हैं, यूरोप के क्षेत्रों में उतने युद्ध देखने को नहीं मिले हैं हाल के कुछ वर्षों में। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का जिस प्रकार का कैरेक्टर रहा है, क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति हुई है उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा की पूरी पाकिस्तान की सोच वो पूरी तरीके से आतंक के कटघरे में खड़ी है। ठीक है। आज की डेट में भी आप ये देखिए कि जिस दिन भारत पर पहलगाम पर ये हमला हुआ, पाकिस्तान ये जानता था कि भारत इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने उन लोगों को सजा देने के बजाय उसने उन लोगों को सैन्य ठिकानों में, सैन्य बंकरों में छुपाने का काम किया, ताकि इन आतंकी जो इनके झंडे बरदार थे, जो आतंकी मठाधीश हैं, इनको बचाने का काम किया, जो उनके मास्टरमाइंड है उनको बचाने का, छुपाने का काम किया। ठीक। आज भी आपने देखा होगा कि ये जो ऑपरेशन कल हुआ है, देखिए हमने बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात ये है कि 1:04 पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और 1:11 तक 7 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों, जो बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर से लगते हुए ठिकाने हैं, इनमें 7 मिनट में हम 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय एयरफोर्स जो है इनको नेस्तनाबूद कर देती है। बिल्कुल कुलदीप जी, और बड़ी सफलता भी उसमें हमें मिली है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। और मसूद अजहर का, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, उसके परिवार के 14 सदस्यों का मारा जाना, और क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बताती हैं कि कैसे अगर आप भारत की आत्मा को चोट पहुंचाओगे या फिर भारत को छेड़ोगे तो उसकी आंच आप तक भी पहुंचेगी। हमारे साथ पन्नालाल जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सैनिक है। पन्नालाल जी, सीधा आप ही के पास में आ रही हूं क्योंकि आप पूर्व सैनिक है। सर, कैसे आप इस पूरे एक्शन को देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। चलिए पन्नालाल जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। पन्नालाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तमाम तस्वीरें जो कल रात की हैं, जब भारत ने ये बड़ी कार्रवाई की, जल थल वायु सेना तीनों की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ा एक्शन लिया गया, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए पन्नालाल जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, कोई तकनीकी समस्या है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि भारत ने आज ये दिखा दिया है कि अगर आप भारत को छेड़ोगे, आतंकी बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकी रहनुमाओं को उन्हीं की शैली में जवाब भी दिया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, और फिर उसके बाद ये ब्रीफिंग में बताया भी गया कि वही 9 ठिकाने हैं जहां से आतंकी साजिशें पनपती थी, जहां से कितने ही बड़े आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है। तो भारत का ये जवाब हालांकि फुल स्टॉप नहीं लगा गया है, ये ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं होगी, सिचुएशन के हिसाब से ये भी होगी। फिलहाल मॉक ड्रिल होनी है और अलर्ट अभी सेनाओं की ओर से किया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर सेना की ओर से रखी जा रही है। फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।